हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लर्निंग यानी कि अधिगम, आज हम अधिगम चैप्टर जो है पढ़ेंगे। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और वह मरने के मरने के अवस्था तक वह कुछ ना कुछ अपने जीवन में डेली कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली यह एक प्रक्रिया है, किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो वह उस स्थिति से कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। ठीक है, हम अपने हाथ में जैसे आम लिए चले जा रहे हैं, कहीं से एक बंदर भूखे आया और या उसकी नज़र पड़ी उस पर, तो वह आम को हमारे साथ छीन कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की यह प्रक्रिया है, पर यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। क्योंकि बंदर को तो किसी ने सिखाया तो है नहीं कि जाके किसी के हाथ से फल जो है छीन लेना, वह तो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके विपरीत अगर बालक हमारे हाथ में आम देखता है तो वह उसे छीनता नहीं बल्कि उसे मांगता है, क्योंकि बालक को जो है बताया गया रहता है कि जो है किसी के हाथ से कोई वस्तु छीना नहीं जाता है बल्कि उससे मांग लिया जाता है। ठीक है, जन्म के समय के कुछ बाद ही उसे अपने वातावरण में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण से भी वह कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। पहली बार जब आग को देखकर छूता है कोई बच्चा और वह जल जाता तो उसके फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव प्राप्त होता है। उससे उसको यह पता लग जाता है कि इस वस्तु को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि छूने से जब एक बार जल गया तो फिर वह दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो उससे भी वह अनुभव जो प्राप्त हुआ उससे भी वह सीखा कि इसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो है नोट में है, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके बाद है अधिगम का प्रत्यय। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है अधिगम की परिभाषा। तो कई मनोवैज्ञानिक जो है अपनी अपनी परिभाषा दी है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सर्वप्रथम स्किनर महोदय ने क्या कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की यह एक प्रक्रिया है। और वुडवर्थ महोदय ने क्या बोला? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ नया सीखता है वो सब जो है सीखने के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या बोला है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। और थानडाइक महोदय ने क्या बोला? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने का अनुभव कहते हैं। फिर इसके बाद एक और परिभाषा वुडवर्थ महोदय ने दिया है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। इसके बाद अधिगम की विशेषताएं एक एक पॉइंट करके देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है और वह मरते वक्त के पहले तक के समय में जितनी भी चीज़ें वो सीखता है वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है जीवन पर्यंत चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम मतलब सीखने का कुछ ना कुछ कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब कुछ पढ़ता है, या मान लीजिए आप अगर बीटीसी कर रहे हैं या आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपका भी तो एक उद्देश्य होना चाहिए ना, कि आपका जरूर उद्देश्य होगा कोई ना कोई, कि जैसे आप मान लीजिए बीटीसी कर रहे हैं तो आप टीचर बनेंगे भविष्य में, या अध्यापक बनेंगे, तो यह भी आपका एक उद्देश्य है, इसीलिए आप जो है बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
तो अधिगम क्या है, जैसे मान लो जैसे आप कुछ नई चीज़ें आप सीखें तो आपके जीवन में आप उसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यानी कि उसका आप प्रयोग करेंगे। तो जब उसका प्रयोग करेंगे तो यही जो है आपके पुराने जो है व्यवहार में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन कैसे लाता है, जैसे आप पहले आपका व्यवहार कुछ था, जब आप कुछ जानते थे अब कुछ और जानने लगेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मान लीजिए आप जो है पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए तो आपको जैसे मान लीजिए जब पहली बार आप पढ़ाएंगे तो उतना अच्छा आप नहीं पढ़ाएंगे, जो धीरे धीरे उससे अनुभव लेकर जब आप सीख जाएंगे, यानी कि अनुभव यानी अधिगम अच्छे से कर लेंगे तो आपको पढ़ाने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, तो पहले के पढ़ाने और अब के लास्ट के में पढ़ाने में दोनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो यही चीज़ है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अधिगम विकास है। जब कोई भी व्यक्ति अधिगम करता है या सीखता है तो उसके अंदर जो है विकास होता है। ठीक है, कुछ न कुछ। इसके बाद अगला पॉइंट है अधिगम अनुकूलन। अधिगम से व्यक्ति जो है अनुकूलित होता है, जैसे उसे कोई भी चीज़ है वो अपने आप को ढालता है। ठीक है, जब वो चीज़ सीख लेता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक का मतलब है हर कोई व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है हमेशा। अधिगम निरंतर है, यह सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो कुछ न कुछ प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो ये निरंतर चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जब सीखता है तो कई बार व्यक्तिगत भी सीख सकता है और वह समाज से भी सीख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम नया कार्य का मतलब इसका ये है कि जैसे कोई व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो वो उसके लिए नया ही होता है। ठीक है, जब वह उससे कुछ न कुछ सीख लेता है फिर वह अपने जीवन में उसका प्रयोग करता है, तब वो क्या हो जाता है, उसके लिए वह पुराना होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है जब कोई व्यक्ति कुछ डेली कुछ न कुछ जब सीखता है तो उसके लिए वह नया ही होता है। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद अगला पॉइंट है अधिगम समायोजन है। ठीक है, अधिगम से क्या होता है, समायोजन होता है। इसके बाद अगला जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि जो सीखता है कोई व्यक्ति उसमें क्या क्या जरूरी है। जैसे पहला आपका पॉइंट है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है। जब किसी व्यक्ति की कोई मोटिवेशन रहेगा वह जो है तत्परता के साथ वह चीज़ वो सीखेगा। अगर कोई मान लीजिए मोटिवेशन ही नहीं है तो वो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। जैसे इस समय आजकल कई सारे यूट्यूबर जो हैं मोटिवेट करते हैं और टीचर भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को, क्योंकि जो है टीचर का ही दायित्व तो बनता है बच्चों को मोटिवेट करना। ठीक है, जब वो मोटिवेट रहेंगे तो वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है परिपक्वता। जैसे बालक को क्लास में किस परिपक्वता की स्थिति जो है पता होनी चाहिए टीचर को, कि बालक की स्थिति मेंटल लेवल क्या है, उसी प्रकार का उसे जो है सवाल करना चाहिए। ठीक है, या उसे उसी प्रकार के सवाल को बताना चाहिए। इसके बाद अगला है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह कक्षा जो है 3 का बच्चा है तो उसे कक्षा 5 या 6 का सिलेबस उसे पढ़ा दें। कहने का मतलब वो जिस क्लास का है बच्चा सेम उसी क्लास का ही पढ़ाना चाहिए। और सामग्री का स्वरूप बिल्कुल आसान होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए सामग्री में अगर आप लें, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे किसी के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसको चित्र के माध्यम से या मतलब उसको आसान रूप से बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं। यह भी एक अधिगम का प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है सीखने का समय व थकान। जैसे बच्चा थका हुआ ना हो और उसके जो है जिस विषय की बेल हो वह जो है टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ वाली बेल सबसे लास्ट में हो और हिंदी वाली बेल सबसे पहले हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब घर से जब जाता है स्कूल में तो उसका जो है बिल्कुल भोजन करके अच्छे से जाता है, बिल्कुल तरोताज़ा होता है, तो उसके मेंटल यानी दिमाग में बहुत अच्छे से बात जो है घुसती है। यानी कहने का मतलब उसको समझ में आता है गणित। ठीक है, अगर आप जो है मैथ की घंटी लास्ट में कर देंगे तो वो जो है उतना अच्छा नहीं रहेगा, उतने अच्छे से वो समझ नहीं पाएगा और थका रहेगा, तो
अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है सीखने का समय व थकान भी ये बिंदु है। ठीक है, सही होना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण परिस्थिति, यह देखना चाहिए कि बालक की परिस्थिति कैसी है, पता लगे उसकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, तभी बच्चे का मन नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला है सीखने की विधि। ठीक है, इसके बाद अगला फिर पॉइंट है वातावरण। अब वातावरण का भी निर्भर करता है बच्चों का। जैसे मान लीजिए अब होमवर्क आप दे दिए, उसके माता पिता भी अगर पढ़े लिखे हैं तो वो होमवर्क चेक करेंगे और होमवर्क जो है कराएंगे। अगर मान लीजिए घर पर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो बच्चा भी जो है उतना ध्यान नहीं देता है, जो है अपना खेलता वलता है या मान लीजिए टाइम पास करता है कुछ भी जो भी इधर उधर और बच्चों के साथ। तो ये भी क्या है, एक जो है कारक है। अगला है बुद्धि, और अगला फिर पॉइंट है स्वास्थ्य एवं उम्र। जैसे स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएगा। जब उसका स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो क्या पढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है अधिगम के सिद्धांत। यदि शिक्षण विधियों में नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो सीखने का कार्य अत्यधिक संतोषजनक होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम। थॉर्नडाइक महोदय ने कुल 3 मुख्यतः नियम बताए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं। ठीक है, जैसे पहला इनका नियम है तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम यह कहता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहे हों या तत्पर हों तब वह काम तत्काल हो जाता है तथा वो आसानी से भी हो जाता है। अगर मान लीजिए हम तत्पर ना रहें कोई काम करने के लिए, हम बहाना करें या हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, दुनिया भर का बहाना करें, तब वो काम नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम उस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं तब वह काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जा सकता है, लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए जब तत्पर ही नहीं है तो कैसे पिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है अभ्यास का नियम। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अभ्यास ना करने पर थोड़े ही दिन में भूल जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अब अगर मान लीजिए आप मैथ पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इसके बाद 1 महीना पढ़ के फिर इसके बाद 2 साल छोड़ दें तो वह पक्का है कि वो भूल जाएगा। अगर आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, जैसे आप कोई चीज़ आज पढ़ें तो उसको फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 4-5 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, ऐसे तरीके से अगर आप दोहराते रहेंगे तो क्या होगा, वो नहीं भूलेगा। अगर आप उसको एक बार पढ़ के छोड़ दें तो भूल जाएगा ही। इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात तहसील पर पड़त निशान। तो रसरी से आने जाने से जो क्या होता है, अभ्यास करती है रसरी तो सिल पर क्या होता है, पत्थर की होता है सिल ना, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है जब, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तब। अगला है प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि यह कार्य करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इसे दंड या पुरस्कार या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई आप कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तब तो आपको यह सुखद महसूस होगा। अगर मान लीजिए उसमें अगर आप असफल हो गए तो आपको उसमें निराशा महसूस होगी, आपको दुख महसूस होगा। ठीक है, काम आप वही करना चाहेंगे जिसमें आपको सफलता मिलती जाए। अगर मान लीजिए आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा, अगर आपने पास हो गया तब आपको इच्छा होगी हाँ हम अब 6वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप 5वीं में ही फेल हो गए फिर 6वीं में भी फेल हो गए तो आप जो है आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, यह भी एक इसका प्रभाव का नियम है। ठीक है, इसके बाद थॉर्नडाइक के गौड़ का नियम। तो पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे हम कोई भी चीज़ जो जानते हैं उसके सहायता से हम अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है,
अगला है मनोवृत्त का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्त या मन या मेहनत से करेंगे हमें वैसे ही सफलता मिलेगी। ठीक है, यह भी एक कारक है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। किसी क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करें तो उसमें सफलता का अधिकतम मतलब उसमें सफलता बहुत ही जल्दी से मिल सकती है या सफलता मिलना सरल हो जाता है। जैसे अगर आप किसी के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे हाथी के बारे में तो पूरा अगर पहले ही हाथी के बारे में सब पढ़ा देंगे, पहले उसके दांत के बारे में पढ़ाएंगे, ये इसका दांत होता है, ये इसका सूंड होता है या कुछ भी, पहले इसको छोटे छोटे भागों में पहले बांट के पहले पढ़ेंगे तो उसको आसानी होगी। अगर आप इकट्ठे सारा कुछ पढ़ा देंगे तब वो बच्चा जो है उसमें समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़। इसके बाद अगला है आत्मीकरण का नियम। कोई नया कार्य करने पर उसमें किसी किए गए कार्य का ज्ञान मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण प्रक्रिया अधिगम से उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। अगर दूसरे शब्द में कहें, हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ अस्थायी अंग बना लेते हैं। जैसे हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है उसके साथ साथ हम अपने नवीन ज्ञान को जोड़कर उसके साथ आत्मसात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम में किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रिया विधि तो पूर्ववत रहती है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह क्या कहलाता है? संबंधित परिवर्तन का नियम। तो आपको बस यही जो है मुख्य तीन नियम याद करना है। जैसे आपका पहला हुआ थार्नडाइक का जो 3 नियम, जैसे आपका पहला हुआ इधर तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये जो है थार्नडाइक के जो 3 नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे अगर आपका पूछा जाएगा तो मुख्य नियम में 3 नियम पूछा जाता है और गौड़ नियम बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगले जो है चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।